यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। हाँ, और आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है राजस्थान की जनजातियां। मैं एक्चुअली काफी एक्साइटेड हूं इस डीप डाइव के लिए। सेम हियर। लेकिन सब्जेक्ट के डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले स्लाइड 2 के हिसाब से हम आज के कंटेंट्स का एक पूरा खाका, मतलब एक रोड मैप बता देते हैं। सही आइडिया है, ताकि सबको पता हो कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले हम भारत और राजस्थान में इन जनजातियों की डेमोग्राफिक्स को समझेंगे। उसके बाद हम 1965 की जो फेमस लोकुर कमेटी थी उसके मापदंडों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली। फिर हम पॉपुलेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़ी आबादी से छोटी आबादी की तरफ प्रमुख जनजातियों का गहराई से अध्ययन करेंगे। जिसमें भिल, गरासिया, सहारिया, मीना, कथोड़ी, दामोर, सांसी और कंजर आएंगे। राइट। बिल्कुल। हम इनमें से हर एक जनजाति की उत्पत्ति, उनके पहनावे, उनके मेले, विवाह की प्रथाएं और जो उनकी स्पेसिफिक शब्दावली है वो सब कुछ कवर करेंगे, एक एक बिंदु। चलिए फिर शुरू करते हैं। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्ट ही बड़ा स्ट्राइकिंग है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद भारत की आदिवासी आबादी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। ये सच में एक मैसिव नंबर है। और सोचने वाली बात ये है कि ये लोग हमेशा से इतने दुर्गम क्षेत्रों में क्यों रहते आए हैं। वही ना, मतलब घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में। हाँ, क्योंकि ये इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। इन्होंने मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक दूरी बनाई और उसी आइसोलेशन का नतीजा है कि आज इतनी सदियों बाद भी इनकी ओरिजिनल कल्चर बची हुई है। आई एग्री। ये आइसोलेशन उनके बैकवर्डनेस का नहीं, उनकी कल्चर को बचाने का मैकेनिज्म बन गया। बिल्कुल। और इसी आइसोलेशन को लोकुर कमेटी ने अपना आधार बनाया था। 1965 में इस कमेटी ने 5 मापदंड दिए थे किसी को जनजाति मानने के लिए। 5 मापदंड। पहला था आदिम लक्षण का होना, राइट? हाँ। दूसरा था उनकी एक विशिष्ट कल्चर, मतलब उनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो। तीसरा था संपर्क में शर्म। यानी आम लोगों से घुलने मिलने में झिझक। एग्जैक्टली। चौथा था जोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी भौगोलिक रूप से अलग थलग रहना। और पांचवा था उनका पिछड़ापन। सही। अब अगर हम राजस्थान की ट्राइब्स का नंबर गेम देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इस तरह चलता है। सबसे ज्यादा आबादी मीना जनजाति की है, करीब 43.46 लाख। उसके बाद आते हैं भील, जो करीब 41 लाख है। फिर गरासियां हैं 3.14 लाख के साथ। हाँ, उसके बाद सहरिया आते हैं 1.11 लाख पर। और आखिर में दामोर, जिनकी आबादी 91,500 के करीब है। भील है। और सबसे बड़ी आबादी मीना की है। राइट। और राजस्थान की इकलौती ऐसी ट्राइब जिसे भारत सरकार ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी आदिम जनजाति समूह में रखा है, वो सहारिया है। तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे एंशिएंट ट्राइब यानी भील से डीप डाइव शुरू करते हैं। ये जो शब्द है भील, ये द्रविड़ भाषा के बील शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। और इनकी उत्पत्ति पर अलग अलग विद्वानों की काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। जैसे मजूमदार इन्हें निग्रिटो वंशज मानते हैं। हाँ, और टॉलेमी ने तो इनके लिए फाइलाइट शब्द यूज किया था, जिसका मतलब होता है कुशल शिकारी। विलियम रोनी कहते हैं कि इनका मूल निवास मारवाड़ का एरिया था। और कर्नल जेम्स टॉड ने तो इन्हें सीधा वनपुत्र ही कह दिया था। वनपुत्र यानी जंगल के बेटे। पर सुनने में ये वर्ड्स इन्हें सिर्फ जंगलों तक लिमिटेड फील कराते हैं, जबकि इनका मिलिट्री पराक्रम, सैन्य ताकत काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। बिल्कुल। इनकी ताकत इतनी थी कि अंग्रेजों को भी इनका लोहा मानना पड़ा था। और इसी वजह से अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कॉर्प्स यानी MBC की स्थापना की थी। हाँ, 1837 या 48 में खेरवाड़ा उदयपुर में, राइट? एग्जैक्टली। ये प्रैक्टिकली इनके खौफ और दबदबे का सबूत था। ये सिर्फ खेती करने वाले नहीं थे, स्टेट बिल्डर्स थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाराणा प्रताप के सेनापति पुंजा राणा थे, जो एक भीली थे। आप मेवाड़ के राज चिन्ह में ही देख लो, एक साइड भील वॉरियर है और दूसरी साइड राजपूत वॉरियर। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि मेवाड़ के राजाओं का जब राज तिलक होता था तो एक भील अपने अंगूठे के खून से वो तिलक करता था। ओह वाह! अगर कोई कम्युनिटी राज तिलक अपने खून से कर रही है तो वो डेफिनेटली सत्ता और राज्य का बहुत अहम हिस्सा थे। सही बात है। अब अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो ये लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ के भौमट क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं। और इनके निवास स्थान को वागड़ कहा जाता है। भाषा में ये मेवाड़ी, वागाड़ी और भिल्ली बोलियां यूज करते हैं। समाज इनका पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार वाला होता है। चलिए अब इनके पहनावे पर आते हैं, जो काफी डिटेल्ड है।
इन्हें नॉर्मली 2 भागों में बांटा जाता है, लंगोटिया भील और पोतीदा भील। लंगोटिया भील में जो पुरुष होते हैं वो कमर पर एक लंगोट पहनते हैं जिसे खोइतू कहते हैं, और महिलाएं कछाबू पहनती हैं। हाँ, कछाबू यानी घुटनों तक का घाघरा। दूसरी तरफ जो पोतीदा भील हैं, वो नॉर्मली धोती और फलू पहनते हैं। कपड़ों के नाम इनके यहाँ काफी डिस्टिंक्ट है। जैसे पुरुषों की जो तंग धोती होती है उसे ढेपाड़ा बोला जाता है, और सर पर जो सफेद साफा बांधते हैं वो पोटिया कहलाता है। लेकिन अगर वही साफा रंगीन हो गया, जैसे लाल या पीला, तो उसे फिंटा कहते हैं। राइट। महिलाओं का फैशन भी कम नहीं है। काले और लाल रंग का जो घाघरा है वो कच्छाबू है, और लाल रंग की साड़ी को ये सिंदूरी बोलते हैं। और शादी में दुल्हन जो पीली साड़ी पहनती है उसे पिरिया कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पीला पोमचा पहना जाता है। जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके कपड़ों को कटकी बोला जाता है, और एक तराभांत की ओढ़नी भी इनमें काफी फेमस है। पैरों की ज्वेलरी की बात करें तो वहाँ एक भारी पित्तल का कड़ा होता है जिसे ये लोग परिंजानी कहते हैं। कपड़ों के बाद इनकी कल्चर का सबसे वाइब्रेंट हिस्सा है इनके मेले। इनके यहाँ 3 प्रमुख मेले लगते हैं। सबसे बड़ा है बेनेश्वर मेला। ये मेला डूंगरपुर के नवातापुरा गांव में माघ पूर्णिमा को लगता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है ना? हाँ बिल्कुल, और इस मेले का लेवल इतना ग्रैंड है कि इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। दूसरा मेला है घोटिया अंबा मेला, जो बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को लगता है। और तीसरा बड़ा मेला गौतमश्वर मेला है, जो प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा को भरता है। पर इन मेलों का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है। ये इनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक मिलन के सबसे बड़े केंद्र होते हैं। सही कहा, साल भर का इकोनॉमिक्स यहीं पर चलता है। और इस सोशल लाइफ का एक और हिस्सा इनके लोकगीत हैं। जैसे औरतों का विरह गीत होता है जिसे सुवातिया कहते हैं। और जब महिलाएं और पुरुष साथ गाते हैं तो उसे हम हमसिधो बोलते हैं। पटेलिया, लालार और बिच्छू जैसे गीत भी काफी फेमस हैं इनके क्षेत्रों में। वाद्य यंत्र में ये हुको और नाद का इस्तेमाल करते हैं, पर इनके नृत्यों की लिस्ट तो सच में बहुत लंबी और एनर्जेटिक है। ओ यस, हाथीमाना, युद्ध नृत्य, गैर और रमणी वगैरह। इसके अलावा सुईकार, पलीनोच, घुम्मर, द्विचक्री भी इनके नृत्य हैं। और इनका लोक नृत्य गावरी या राई तो मशहूर है ही। हाँ, और गौरी, नेजा, सुगनी और थेगना जैसे नृत्य भी शामिल हैं इस लिस्ट में। खेती की बात करें तो इनमें सामूहिक कृषि का कल्चर है, जिसे हेल्मो कहते हैं। और सबसे विशिष्ट इनकी स्थानांतरित खेती है, जिसे वायलिरा कहा जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं। जब मैदानी इलाकों में होती है तो दाजिया कहते हैं, और जब पहाड़ों पर की जाती है तो वही खेती चुमाता कहलाती है। जानते हैं, ये वायलिरा कृषि मॉडर्न लेंस से डिस्ट्रक्टिव लग सकती है, पर दरअसल जैसे जंगल खुद को रीसेट करता है, वैसे ही ये खेती जमीन को रीसेट होने देने का एक पारंपरिक तरीका थी। एक इकोलॉजिकल बैलेंस था ये। वही ना, नेचर को हील होने का वक्त देते थे। आगे चलकर इस समाज में जागृति लाने के लिए काफी नेताओं ने काम किया। बिल्कुल, सुरजी भगत, संत मावजी और गुरु गोविंद गिरी का नाम इनमें सबसे ऊपर आता है। हाँ, और मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा और वागड़ के गांधी कहे जाने वाले भोगीलाल पांड्या को हम नहीं भूल सकते। इन लोगों ने भगत आंदोलन, सामंत सभा, एक ही आंदोलन चलाए। माणिक्यलाल वर्मा ने तो 1934 में खंडलाई आश्रम और वनवासी सेवा संघ की स्थापना भी की थी, ताकि इन्हें एजुकेट किया जा सके। अब इनकी शब्दावली को डिकोड करते हैं। ये काफी एग्जाम फ्रेंडली सेगमेंट है। जैसे एक वर्ड है पखारिया। ये उस बहादुर भील को कहते हैं जो युद्ध में दुश्मन के घोड़े को गिरा दे। और एक प्रथा है हथिवेंदो। शादी में अग्नि की जगह ये किसी पेड़ को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं। इनका वार क्राय यानी रणघोष होता है फायरे फायरे। बिचौलिए को बदलिया कहते हैं और इनके मुखिया का नाम गमेती होता है। विवाह के वक्त दीवार पर जो देविका का चित्र बनता है उसे भरादी देवी कहते हैं, और बड़े भील गांव को पाली कहा जाता है। लड़के वाले लड़की के परिवार को जो दहेज या प्राइज देते हैं वो दापा मूल्य कहलाता है। तलाक का प्रोसेस इनका बहुत सिंपल है, जिसे छिंदा फाड़ा कहते हैं। समाज के सामने साड़ी का पल्लू फाड़कर दे देना। और नाता प्रथा भी है, जहां औरत किसी दूसरे मर्द के साथ नया रिश्ता जोड़ सकती है। लेकिन यहाँ मौताना और झगड़ा राशि को भी समझना जरूरी है। मौताना, राइट। अगर मर्डर हो जाए तो खून के बदले कॉम्पेंसेशन लेने की प्रथा। हाँ, और उस कॉम्पेंसेशन की राशि तय करने को झगड़ा राशि बोलते हैं। पर एक बड़ा सवाल ये उठता है
क्या ये प्रथाएं आज के आधुनिक न्याय तंत्र से मेल खाती हैं या ये उनकी खुद की एक समानांतर व्यवस्था बन चुकी हैं? ये एकदम वैलिड पॉइंट है। हिस्टोरिकली ये क्विक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थे, पर आज के कोर्ट्स और पुलिस के दौर में ये कई बार ब्लैकमेल जैसा लगने लगता है। एग्जैक्टली परंपरा और आधुनिक कानून का सीधा टकराव है ये। सही बात है। इनके टर्म्स में और देखें तो घर को तपरा या कू कहते हैं, आगे के बरामदे को धालिया कहते हैं। इनके छोटे गांव को फाला बोला जाता है और पहाड़ी भीलों को पलवी, वहीं मैदानी भीलों को तड़वी कहा जाता है। इनका मुख्य भोजन मक्का है और इनके कुल देवता को टोटेम बोलते हैं। इसके अलावा उदारिया पंथ इनमें काफी पॉपुलर है। महुआ का पेड़ इनके लिए बहुत पवित्र है, जिससे ये मावड़ी शराब बनाते हैं। और देवताओं में केसरिया जी, जिन्हें काला जी या ऋषभ देव जी भी कहते हैं, वो इनके सबसे बड़े देवता हैं। झालावाड़ में विश्वांती देवी इनकी आराध्य देवी हैं। तो ये हुई भील जनजाति की डिटेल। अब आते हैं राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति पर, यानी गरासिया। ये लोग मुख्य रूप से सिरोही के आबू रोड, पाली के बाली क्षेत्र और उदयपुर में रहते हैं। इनके कोर त्योहार हैं होली, गंगौर और आखातीज। इनफैक्ट आखातीज से तो इनके नए साल की शुरुआत होती है। और गरासिया ट्राइब की सबसे बड़ी खासियत है इनका वालड़ नृत्य। ये नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के होता है, सिर्फ तालियों और पैरों की थाप पर रिदम सेट की जाती है। बिना म्यूजिक के इतना परफेक्ट सिंक अमेजिंग है। मेलों में इनका मानखारो मेला बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोटेश्वर और क्षेत्र विचित्र मेला भी लगता है। और नक्की झील इनके लिए वही महत्व रखती है जो आम हिंदुओं के लिए गंगा। वहां ये अस्थि विसर्जन करते हैं। इनकी खेती को हारी भावरी कहते हैं। पर इनकी विवाह प्रथाएं बहुत अनूठी हैं। 6 प्रकार हैं इनमें, जैसे मोरबंदिया, जो एक नॉर्मल अरेंज मैरिज है, फेरो वाली। फिर आता है तानिया, जिसमें बस लड़की को ले जाते हैं और बाद में पंचायत दापा मूल्य तय कर देती है। और पहरावना विवाह में बिना पंडित के सीधे मंगलसूत्र पहना देते हैं। एक मेलबो विवाह होता है, जिसमें खर्चा बचाने के लिए लड़की को लड़के के घर छोड़ दिया जाता है। और खेवानो या माता विवाह भी है। हाँ, खेवानो विवाह एक्चुअली शादीशुदा औरत को नया घर बसाने की आज़ादी देता है। और आखिर में सेवा विवाह, जिसमें लड़का लड़की के घर रहकर अपनी काबिलियत साबित करता है। काफी प्रैक्टिकल ऑप्शंस थे इनके पास उस जमाने में। एक टर्म और है, अगर भील पुरुष किसी गरासिया महिला से शादी करे तो वो गमेती गरासिया कहलाता है। लेकिन अगर गरासिया पुरुष किसी भील महिला से शादी करे तो उसे भील गरासिया कहते हैं। इनकी शब्दावली भी इंटरेस्टिंग है, जैसे स्मारक को ह्यूरे कहते हैं और एक समिति होती है हेलरू। घर इनका भी टपरा है, पर मुखिया को साहलोत कहते हैं। मृत्युभोज को कांदिया और अनाज की कोठी को सुहारी बोला जाता है। इनके यहाँ पंचायत 3 स्तर पर चलती है, मोटी न्यात, नैनकी न्यात और निचली न्यात। और डांसेस की लिस्ट में वालर के अलावा लूर, मोरिया, रायन, गरबा और खूद शामिल हैं। मदाल, गौर, जावरा और बाबा नृत्य भी इनके काफी फेमस हैं। चलिए अब उस ट्राइब पर आते हैं जो सबसे पिछड़ी मानी जाती है और इकलौती आदिम जनजाति है, सहारिया। इनका इलाका बारान जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलें हैं। सहार शब्द का अर्थ ही असल में जंगल होता है। इनके यहाँ पुनर्जन्म में बड़ा विश्वास है, जिसे ये धारी संस्कार कहते हैं। एग्जैक्टली, धारी संस्कार। ये राख में छपे हुए निशानों से तय करते हैं कि मरने वाले ने अगला जन्म किस रूप में लिया है। इनकी कृषि को बत्रा कहा जाता है और इनकी पंचायतें भी 3 स्टेजेस में होती हैं, पंचताई, एक दसिया और सबसे बड़ी 84। ये 84 वाली पंचायत बारन के सीताबारी में लगती है। वहाँ वाल्मीकि मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। और इस सीताबारी के मेले को हाड़ोती का कुंभ या सहारिया का कुंभ कहा जाता है। ये ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। त्योहारों में ये दिवाली पर हीड़ गीत गाते हैं। वक्त आला उदल गाया जाता है। मकर संक्रांति आने पर ये लकड़ी के डंडों से लिंगी खेलते हैं। इनकी डिक्शनरी देखें तो घर को तपारी कहते हैं, शादी की रस्म को लीला मोरिया कहते हैं, एक गांव को सहरोल या फाद बोलते हैं और छोटी बस्ती को सहाराना। मृत्यु भोज को लुकाई कहते हैं, जिसमें सब बैठते हैं। उस सामुदायिक केंद्र को बांग्ला, हथाई या धालिया बोलते हैं। जंगल के पेड़ वाले घर को घोपना, टोपा या कोरवा कहते हैं। इनके मुखिया को कोतवाल कहते हैं और अनाज रखने की कोठी को कुशिला। यहाँ मुझे आपकी एक पहले बताई हुई बात याद आ रही है, महिलाओं के बारे में। हाँ, एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। ये महिलाएं घर के अंदर तो प्रॉपर घूंघट रखती हैं, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पब्लिक में आती हैं, घूंघट हटा देती हैं। बहुत अजीब पर एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट लगता है ना वे। और ये वाल्मीकि जी को अपना गुरु मानते हैं, पर उनका दूध नहीं पीते, राइट? कपड़ों में खप्ता सफा है, पांचो धोती है और सलूका अंगारखी जैसा शर्ट है।
इनमें भी चौहान और डोडिया गोत्र मिलते हैं और इनके मुख्य नृत्य हैं इंद्रपरी, लेंगी, स्वांग, झेला, शिकारी और बिछुआ। अब सहरिया के बाद आते हैं स्टेट की सबसे बड़ी ट्राइब पर, मीणा जनजाति। मीना शब्द मत्स्य यानी मछली से बना है। मुनिमगन सागर ने इनके लिए मीन पुराण लिखा था, जिसमें इनके 5200 गोत्रों का जिक्र है। ये ना सिर्फ पॉपुलेशन में बल्कि एजुकेशन में भी सबसे आगे हैं। और अगर आप सोचें कि ये इतने एजुकेटेड और फॉरवर्ड कैसे हुए, तो इसका आंसर इनके हिस्ट्री में मिलता है। जयपुर के शासकों का राज तिलक हमेशा मीणा जनजाति के मुखिया ही करते थे। सत्ता के इस कनेक्शन ने इनके विकास को रफ्तार दी। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। इनकी ईष्ट देवी जीन माता हैं और कैला देवी में लंगूरिया गीत इनका बहुत फेमस है। इनके आराध्य देवता भूरिया बाबा यानी गौतम ऋषि हैं, जिनका मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। इनकी पंचायत को 84 कहते हैं और मुखिया को पंच पटेल। मीणा मुख्य रूप से 2 टाइप्स के थे, जमींदार और चौकीदार। हालांकि पड़िहार आदि भी होते हैं। इनका एक आर्ट काफी सुंदर होता है, दीवारों पर मोरनी मोड़ना। अनाज की कोथी को ये ओबेरी बोलते हैं और अपने ट्रेडिशनल घर को मेवास। मीणा ट्राइब के बाद हम आते हैं कथौड़ी जनजाति पर। इनका मूल स्थान दरअसल महाराष्ट्र है। ये खैर के पेड़ से कत्था मनाने का काम करते थे। मोस्टली ये उदयपुर की झाडोल और कोचड़ा तहसीलों में और बारा में मिलते हैं। पर इनकी एक ऐसी परंपरा है जो सबको थोड़ा हैरान कर सकती है। और वो ये है कि खतोड़ी महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती हैं। और इससे भी अनोखी बात, इन महिलाओं को गहने या ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये नहीं पहनती। एकदम हटके कल्चर है। इनके मुखिया को नायक कहते हैं, घर को खोलरा बोलते हैं, महिलाओं की उस महाराष्ट्रीयन स्टाइल साड़ी को फड़का कहा जाता है। इनके प्रमुख देवताओं में दुंगरदेव और गामदेव शामिल हैं और ये मुख्य रूप से होली और मावलिया नृत्य करते हैं। जहां खतौड़ी औरतें गहने नहीं पहनती, वहीं डमोर जनजाति का किस्सा बिल्कुल उल्टा है। डमोर लोग सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में रहते हैं, जिसे दामारिया क्षेत्र कहते हैं। ये वनों पर नहीं, खेती पर निर्भर हैं। और मर्दों के गहनों वाली बात पर मैं आने ही वाली थी। डमोर पुरुषों की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। और क्योंकि ये गुजरात बॉर्डर के पास है, इनकी भाषा और कल्चर पर गुजराती प्रभाव काफी स्ट्रांग है। सही बात है। इनके होली के कार्यक्रम को छुड़िया बोलते हैं और मुखिया को मुखी। इनमें बहुविवाह और दाहपा मूल्य आम है। इनके मुख्य मेले चैला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी हैं। अब बस 2 जनजातियां बची हैं, सांसी और कंजर। सांसी जनजाति की उत्पत्ति संसमल से मानी जाती है और ये भरतपुर और अजमेर में बसे हैं। इनके 2 वर्ग हैं, बीजा और माला। इनमें एक कुकड़ी रस्म होती है जिसमें लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। ये विधवा विवाह को नहीं मानते और भाकर बाबा जी की ये कभी झूठी कसम नहीं खाते। वही कंजर ट्राइब की बात करें तो ये शब्द कनांछर से आया है, यानी जंगल में घूमने वाले। ये कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में मिलते हैं। इनका हिस्टोरिकली मुख्य पेशा ही चोरी रहा है। और इस पेशे का असर इनके घरों पर भी पड़ा है, इनके आर्किटेक्चर पर। एग्जैक्टली। कंजारों के घरों में पीछे की खिड़की और दरवाजे हमेशा खुले रखे जाते थे। जैसे आधुनिक बिल्डिंग्स में इमरजेंसी एग्जिट होता है भागने के लिए, वैसा ही ये इनके लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन था। ये लोग चोरी पे जाने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर ये झूठी कसम नहीं खाते। जोगानिया माता और रक्तदांती माता इनकी देवियां हैं। हनुमान जी इनके आराध्य देवता हैं और इनके मुखिया को पटेल कहते हैं। नृत्यों में ये चक्री, धांकड़, लाठी और कंजौर तोड़ा करते हैं। एक और तथ्य, ये शव को गाड़ते हैं और उसके मुंह में शराब डालते हैं। मोर का मांस इन्हें बेहद पसंद होता है। तो ये थी हमारी जनजातियों की डीप डाइव। पर अंत में 3 महत्वपूर्ण डेट्स याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। पहली डेट है 9 अगस्त, जिसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बांसवाड़ा में अनास नदी पर एक पुल का शिलान्यास हुआ था। दूसरी डेट है 2011, जब जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना हुई थी। और तीसरा फैक्ट, 1975 में राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी। परफेक्ट, सारे फैक्ट्स कवर हो गए। इन सब बातों को देखकर एक आखिरी विचार मन में आता है। इन जनजातियों ने अपनी कल्चर को आधुनिकता की आंधी में भी कैसे सहेज कर रखा है, यह हम सबके लिए शोध और प्रेरणा का विषय है। सच में अमेजिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।